वादी कीड़े हैं, ये जो नपुंसक लोग हैं, नामर्द हैं, ये पहले भी बाबा साहब को कभी इन्होंने मतलब सलूट नहीं किया और आज भी नहीं करेंगे और आगे भी नहीं करेंगे। और देखो स्टेचू तोड़ने वाले यही लोग हैं, यही लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। ये बाबा साहब कभी भी इनको हजम नहीं हुए, कभी भी नहीं और आगे भी नहीं होंगे। तो ये नई नई बातें करेंगे। अब ये एक ऐसा हो गया जैसे कोई कहे, कल को ये लोग कहेंगे कि ताजमहल तो सावरकर ने बनवाया था, ये अभी डिबेट में आ जाएगा। तो क्या सावरकर ने ताजमहल बनवाया था क्या? नहीं, इनके कहने से हो जाएगा। ये कहेंगे लाल किले जो बनवाया वो उसने गौडसे ने बनवाया था। तो क्या पब्लिक मानेगी? अगर इनको ये लगा कि संविधान तो वीएन राव ने बनाया है, तो भाई तुमने संविधान आज तक माना क्यों नहीं? नहीं, आपने उसकी रेस्पेक्ट क्यों नहीं की? आप तो संविधान कहते हो मनुस्मृति लागू करो, हम संविधान को मानते ही नहीं है। आप कहां फंस रहे हो? आप तो वहां भी फंस जाते हो। आप संविधान को नहीं मानते, आप संविधान के निर्माता को नहीं मानते। अगर वीएन राव का जो योगदान रहा भी होगा, तुम उसको भी गाली दे रहे हो। अगर वीएन राव आज होते, मैं कह रहा हूं आज होते, तो इन पे जूता मारते मनुवादियों पे। आदमी ने बर्मा का संविधान लिखा हो, ठीक है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी में क्यों नहीं था? वो जो 7 आदमी की ड्राफ्टिंग कमेटी थी और ड्राफ्टिंग कमेटी के मुख्य चेयरमैन बाबा साहब थे, तो वो कहां था उसमें? क्यों नहीं डाला राजेंद्र प्रसाद ने? क्यों नहीं डाला गांधी ने? क्यों नहीं डाला नेहरू ने? क्यों नहीं डाला पटेल ने? ये तो सारे अपर कास्ट वाले थे, ये तो देश के सारे वो थे लोग थे ना। क्यों नहीं डाला? अगर वीएन राव में इतनी काबिलियत थी तो ड्राफ्टिंग कमेटी में डाल देते। क्यों 17वीं कमेटी में डाला? ऐसी कमेटी में डाला उसको जिस कमेटी की कोई सलाह ही नहीं थी, किसी को माना ही नहीं किसी ने। नहीं, मुख्य कमेटी 8 कमेटियां थी मुख्य, और मुख्य कमेटी में 8 कौन कौन थे? अब्दुल कलाम थे, मौलाना अब्दुल, वो थे, आजाद थे उसमें, पटेल थे उसमें, नेहरू थे उसमें, बाबा साहब थे उसमें। उसमें ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे मतलब कृपलानी जैसे लोग थे। तो 8 कमेटियों में चीफ वो थे। इसको तो एक फालतू की कमेटी कह सकते हैं हम, एक संवैधानिक सलाहकार कमेटी में डाल दिया गया। क्या काम किया होगा इसने? और जिसने सलाह दी, क्या इसकी सलाह मानी किसी ने? ये कौन सा पैमाना भाई? अरे जो 8 मुख्य कमेटियां थी उसमें तो कहीं था नहीं है। अगर इतनी काबिलियत थी, अगर बर्मा का लिख दिया तो भाई 8 कमेटी में ले लेते इसको, उसमें भी नहीं था, 17वीं कमेटी में लिया। ये जो कहने वाले लोग हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान नहीं लिखा, ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब का शुरू से विरोध किया। बाबा साहब का इतना अपमान इन लोगों ने किया कि जब संविधान लिखा गया, संविधान देश में लागू हुआ, तो यही हिंदू सभा, भारतीय हिंदू सभा, इसने ही बाबा साहब का पुतला दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में जलाया था। तो बाबा साहब को रेस्पेक्ट कभी भी हिंदू महासभा ने कभी भी नहीं दी। तो जिस आदमी का पुतला जलाया हो, पूरे देश में जिस आदमी के अर्थी निकाली हो, सब यात्राएं निकाली हो बाबा साहब की संविधान लागू होने के बाद में, तो उस समुदाय से, उस मनुवादी व्यवस्था से आप क्या विश्वास, मतलब क्या उम्मीद कर सकते हो? ये वो जातिवादी मनुवादी लोग हैं, ये नपुंसक लोग हैं जो बाबा साहब को कभी भी सम्मान इन्होंने नहीं दिया, कभी भी। तो ये ना, ये डाइवर्ट करने की कोशिश हमेशा करते हैं। देखिए, संविधान सभा जो थी, जब संविधान 29 अगस्त को 1947 को जब देश की संसद में जब ये विचार आया कि देश में संविधान बनना चाहिए, हमारा अपना संविधान हो, तो एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने अपनी अध्यक्षता में 22 समितियां बनाई। 22 समितियां वो थी जो संविधान का मसौदा तय करती थी, जो संविधान के बहुत मतलब देश कैसे बनेगा, कानून कैसे होगा, क्या होगा, तो वो समितियां थी। उस समिति में एक मेन समिति जो थी, जो एक संविधान की आत्मा है, जो सबसे बड़ी समिति थी, वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। जो समिति थी वो बनाई, उसमें 7 लोग थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, पूरी विधानसभा के जो 300 मेंबर से ज्यादा थे उस टाइम पे, संविधान सभा के मेंबर से 300 से ज्यादा, उन्होंने बाबा साहब को, डॉक्टर अंबेडकर को 1 मिनट में चुन लिया था कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब होंगे, अध्यक्ष बाबा साहब होंगे। बाबा साहब ने अकेले अपने दम पे 18 घंटे जाग के, पूरे दिन 18 घंटे काम करके वो मसौदा तय किया, संविधान का प्रारूप तय किया। और मैं बता दूं, जो वो 22 समितियां थी, 22 समितियां में 17वें नंबर की जो समिति है, उस समिति के संवैधानिक सलाहकार, जो समिति के चीफ थे, संवैधानिक सलाहकार थे, वो थे वीएन राव। और उसमें 22 समितियों में से 20 समिति, मतलब 18-19 समिति ऐसी थी कमेटी के जिनके चीफ थे, 4 कमेटी के तो पटेल थे,
सरदार पटेल चीफ थे, 4 कमेटी के नेहरू चीफ थे और 4 कमेटी के राजेंद्र प्रसाद चीफ थे। यानी जो बड़े बड़े वो थे उनके तो ये चीफ थे। तो अगर सवाल ये उठता है, अगर वीएन राव को ये कहते हैं कि वीएन राव ने संविधान लिखा, तो पटेल तो 4 समिति के अध्यक्ष थे, नेहरू तो 4 समिति के अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद तो 4 समिति के अध्यक्ष थे। तो ये तो श्रेय उनको जाना चाहिए। अगर आप समिति पे जाओगे कि जी वो समिति का ड्राफ्टिंग कमेटी, लेकिन नहीं, जो मेन थी ड्राफ्टिंग कमेटी, देश का ताना बाना कैसे होगा, आर्टिकल कैसे होंगे, संविधान कैसे बनेगा, देश कैसे चलेगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान की प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके बाबा साहब चीफ थे और उसी की चर्चा होती है। राजेंद्र प्रसाद को जब संविधान दिया गया तो किसने दिया? वो बाबा साहब ने कॉपी सौंपी, पार्लियामेंट में जो सौंपी बाबा साहब ने दी। और बाबा साहब की स्पीच है जो विधानसभा में, उस लोकसभा में बाबा साहब की स्पीच है संविधान को लेकर, वो किसकी है? उन्हें पता है, वो संविधान निर्माता की है। आज भी गूगल पे पड़ी हुई है। जिन नालायकों को, जो बेवकूफ लोग हैं, जो बाबा साहब से नफरत करते हैं, जो जातिवादी कीड़े हैं, वो उस स्पीच को पढ़ लें। जब देश आजाद हुआ और जब जो हमारा देश संविधान लागू हुआ देश में, तो पार्लियामेंट में 1950 में जो स्पीच दी गई है उसे पढ़ लीजिए, उसमें साफ है। नहीं, जितनी क्लैपिंग हुई है, और जो खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेहरू कह रहे हैं कि बाबा साहब का बड़ा त्याग है इसमें, रात भर जाग जाग के इन्होंने अकेले अपने ही किया, सारे लोग साथ छोड़ के चले गए। आप उसको डिनाई करोगे क्या? हमारे प्रधानमंत्री जी ने संविधान पर चर्चा कराते हैं, संविधान दिवस मनवाते हैं, और जब संविधान दिवस पार्लियामेंट में बनता है, संविधान पर चर्चा होती है, तो किसका नाम लेते हैं? वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम लेते हैं। वो कहते हैं बार बार कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर के सुंदर संविधान के लिखने की वजह से मैं आज प्रधानमंत्री बना हूं, वरना मैं कभी भी एक ऐसे समुदाय से आता हूं, मैं ओबीसी समुदाय से आता हूं, मैं कभी भी इस देश का प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता था। तो अब राष्ट्रपति क्या कहती है? आज की राष्ट्रपति वो कहती है कि मैं महिला होते हुए जो मुझे अधिकार नहीं थे मनुस्मृति में, जो मनु विधान में मेरा कुछ भी राइट नहीं था, वो बाबा साहब ने संविधान बनाया। यानी आज जो संविधान की देखरेख में जो चलता है, राष्ट्रपति की देखरेख में चलता है, वो देश की राष्ट्रपति कह रही है कि मैं संविधान की वजह से, बाबा साहब के सुंदर संविधान की वजह से मैं राष्ट्रपति बनी हूं। गृह मंत्री कह रहा है, राष्ट्रपति कह रहा है, विपक्ष का लीडर राहुल गांधी संविधान को सर पर लेकर घूम रहा है, बाबा साहब को लेकर घूम रहा है, बाबा साहब की बात कर रहा है। मतलब पूरे भारत में सारी अपोजिशन पार्टी, जितनी भी सत्ताधारी पार्टी है, वो कह रही है कि बाबा साहब के सुंदर संविधान की वजह से देश तरक्की कर रहा है, बाबा साहब ने ऐसा संविधान दिया, 14 अप्रैल पे सारे ये लोग जयंती मनाते हैं। तो ये क्या है? ये बाबा साहब का है। नहीं, संविधान, और पूरी दुनिया जानती है। क्यों? पूरी दुनिया की में जो पहचान है बाबा साहब की, वो संविधान निर्माता की है। आप इंग्लैंड चले जाओ, कोलंबिया चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, आप दुबई चले जाइए, आप सऊदी अरब चले जाइए, आप जाइए ना देशों में, वियतनाम जैसे लोग, चाइना में बाबा साहब की सबसे बड़ी स्टेच्यू लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि बाबा साहब संविधान निर्माता है। एक दलित के ऊपर नहीं लगा रहे, एक 32 डिग्रियां थी इसलिए नहीं लगा रहे, इसलिए लगा रहे हैं कि देश जो बाबा साहब है वो दुनिया के आइकॉन है, वो आइकॉन है दुनिया के, और उन्होंने इतना सुंदर संविधान दिया भारत को। और संविधान की वजह से बाबा साहब की पहचान है, बाबा साहब की पहचान है, क्योंकि समानता का अधिकार जो दिया उन्होंने, जो नारी के मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस संविधान में, मनुस्मृति में महिला को पैर की जूती बना के रखा हुआ था, उसके कोई अधिकार नहीं थे। दलितों को तो छोड़ दीजिए, एससी एसटी को तो, ओबीसी को तो छोड़ दीजिए, जो अधिकार बाबा साहब ने दिए, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख समाज की महिला हो, चाहे हिंदू समाज की महिला हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी हो, सारी महिलाओं को उन्होंने इक्वलिटी का अधिकार दिया। वो आर्टिकल, सारे आर्टिकल देखे गए। तो इनको जो ना, ये जो मनुवादी कीड़े हैं, ये जो नपुंसक लोग हैं, नामर्द हैं, ये पहले भी बाबा साहब को कभी इन्होंने मतलब सलूट नहीं किया, और आज भी नहीं करेंगे और आगे भी नहीं करेंगे। और देखो, स्टेज तोड़ने वाले यही लोग हैं, यही लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। ये बाबा साहब कभी भी इनको हजम नहीं हुए, कभी भी नहीं, और आगे भी नहीं होंगे। तो ये नई नई बातें करेंगे। अब ये एक ऐसा हो गया जैसे कोई कहे, कल को ये लोग कहेंगे कि ताजमहल तो सावरकर ने बनवाया था, ये अभी डिबेट में आ जाएगा। तो क्या सावरकर ने ताजमहल बनवाया था क्या? नहीं, इनके कहने से हो जाएगा। ये कहेंगे लाल किले जो बनवाया वो उसने बनवाया था, ठीक ठीक, उसने गॉडसे ने बनवाया था। तो क्या पब्लिक मानेगी? ये एक ऐसे कड़वे सत्य है। ताजमहल वाले ने बनवाया, लाल किले वाले ने बनवाया, इंडिया गेट ने इस पे नाम छपा, अंग्रेजों ने बनवाया। तुम्हारा क्या भाई? अबे तुम अगर इंडिया गेट को नाम बदल कर रख दोगे तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, कुछ होने वाला नहीं है। तो सीधा सीधा सवाल ये है कि जो ये दिल्ली में जो आए कुछ लोग, ये वो कीड़े हैं, और ये गंदी नाली के कीड़े हैं। कोई वो नहीं है, ये गंदी नाली के वो कीड़े हैं जो बाबा साहब को हमेशा ये अपमान करते रहे, और ये संविधान का अपमान करते रहे। जो आदमी ने बर्मा का संविधान लिखा हो, ठीक है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी में क्यों नहीं था? वो जो 7 आदमी की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के मुख्य चेयरमैन बाबा साहब थे, तो वो कहां था उसमें?
क्यों नहीं डाला राजेंद्र प्रसाद ने, क्यों नहीं डाला गांधी ने, क्यों नहीं डाला नेहरू ने, क्यों नहीं डाला पटेल ने? ये तो सारे अपर कास्ट वाले थे, ये तो देश के सारे वो थे लोग थे ना, क्यों नहीं डाला? अगर वीएन राम में इतनी काबिलियत थी तो ड्राफ्टिंग कमेटी में डाल देते, क्यों 17वीं कमेटी में डाला? ऐसी कमेटी में डाला उसको जिस कमेटी की कोई सलाह ही नहीं थी, किसी को माना ही नहीं किसी ने। नहीं, मुख्य कमेटी 8 कमेटियां थी मुख्य, और मुख्य कमेटी में 8 कौन कौन थे? अब्दुल कलाम थे, मौलाना अब्दुल कलाम, वो थे, आजाद थे उसमें, पटेल थे उसमें, नेहरू थे उसमें, बाबा साहब थे उसमें, उसमें ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे मतलब कृपलानी जैसे लोग थे। तो 8 कमेटियों में चीफ वो थे। इसको तो एक फालतू की कमेटी कह सकते हैं हम, एक संवैधानिक सलाहकार कमेटी में डाल दिया गया। क्या काम किया होगा इसने? और जिसने सलाह दी, क्या इसकी सलाह मानी किसी ने? ये कौन सा पैमाना भाई? अरे जो 8 मुख्य कमेटियां थी उसमें तो कहीं था नहीं है। अगर इतनी काबिलियत थी, अगर वर्मा का लिख दिया तो भाई 8 कमेटी में ले लेते इसको, उसमें भी नहीं था। 17वीं कमेटी में लिया। 4 कमेटी, जिसमें नेहरू के पास रही हो, जिसमें पटेल के पास रही हो, राजेंद्र प्रसाद के पास रही हो, और इसके पास एक भी कमेटी नहीं, एक भी वो नहीं। तो ये सब जो ना, ये मनुवादी लोग हैं, ये मनुवादी लोग हैं, ये हमेशा भ्रमित, ये देखो, ये बहुत शातिर है, ये बहुत चालाक है। ये जो मनुवादी लोग बहुत चालाक होते हैं, बहुत शातिर होते हैं। ये झूठ भी इतनी सफाई से बोलेंगे कि आपको विश्वास होने लगेगा। मतलब झूठ भी इतनी सफाई से बोलेंगे। अब सारा प्रोपेगेंडा जो रचना इन्होंने रचा हुआ है, नहीं है, लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं, सच में जाते ही नहीं है। अगर आप इनकी खोज करें कहां से आए, आप तो अपना नहीं बता पाएंगे। ये लोग, ये जिस देश के ही नहीं है, ये तो हमारे देश के ही नहीं है भाई, यूरेशियन है, यूरेशियन है, जो हमारे देश के नहीं है, तो बाहर के आए हुए लोग हैं। अगर इनको ये लगा कि संविधान तो वीएन राव ने बनाया है, तो भाई तुमने संविधान आज तक माना क्यों नहीं? नहीं, आपने उसकी रेस्पेक्ट क्यों नहीं की? आप तो संविधान कहते हो मनुस्मृति लागू करो, हम संविधान को मानते ही नहीं है। आप कहां फंस रहे हो? आप तो वहां भी फंस जाते हो। आप संविधान को नहीं मानते, आप संविधान के निर्माता को नहीं मानते। अगर वीएन राव का जो योगदान रहा भी होगा, तुम उसको भी गाली दे रहे हो। अगर वीएन राव आज होते, मैं कह रहा हूं आज होते, तो इन पे जूता मारते मनुवादियों पे, कहते तुम साले नहीं, तुम कहां से आगे भाई। मतलब शुक्र है वीएन राव आज नहीं है। अगर उनके सुझाव लिए गए होंगे, मैं नहीं कह रहा नहीं लिए होंगे, सुझाव लिए गए होंगे, क्योंकि अगर एक ड्राफ्टिंग कमेटी के, अगर वो उसके एक समिति के वो चेयरमैन थे, तो कुछ तो सुझाव उनके लिए गए। लेकिन सुझाव तो बहुत सारे लोगों के लिए गए, लेकिन श्रेय तो बाबा साहब को जाता है, क्योंकि बाबा साहब ने ड्राफ्ट तैयार किया, बाबा साहब ने पूरे आर्टिकल्स बनाए, उसमें डाले किस तरीके चलेगा, तो बाबा साहब का है। जैसे आज आपने देखा वो प्रधानमंत्री है, चीफ तो एक ही है, बाकी तो मंत्रालय बैठे हुए हैं, लेकिन श्रेय किसको जाता है? प्रधानमंत्री को जाता है।